Hello everyone, I am Lovepreet. So we are back for न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहला जो आर्टिकल है जो कि टेरर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि जो आर्किटेक्चर है वो टेरर का वो अभी भी अलाइव है, पेशेंट है, अडाप्टिव है और इंक्रीजिंगली एजुकेटेड हो रहा है। तो इसमें रिसेंटली जो डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं अंडर यूएपीए एक्ट, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि टेररिस्ट जो है वो पुअर जो हैं अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं वही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। जो आजकल एजुकेटेड है उनको भी रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है और ये ग्लोबल पैटर्न बनता जा रहा है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो इंडिया की डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी है वो सिर्फ पुलिस पर्सनल अलोन पे डिपेंड नहीं करती है। जो भी जैसे प्रिंसिपल है, हॉस्टल वार्डन है, यूनिवर्सिटी के हेड हैं, कम्युनिटी का जो लीडर है, रिलीजियस लीडर होते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उन सबको अब रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो भी अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं और इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि जो रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ है दैट सिंबलाइजेस किस टाइप का ब्लास्ट, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस वीबीआईडीज जिसको बोलते हैं, एक ऐसा थ्रेट है। ठीक है, और दूसरा जो केमिकल वाला राइसिन वाला है वो भी है। ठीक है, तो ये बताने चाह रहे हैं कि जो व्हीकल बोर्न जो आईईडीज़ हैं उनका जो है वो चलन ज़्यादा में है। आपने देखा होगा जो पुलवामा में जो हुआ था उसमें भी यही था। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंक्रीजिंगली बढ़ रही है। फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बट प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज़्म होता है वो अभी तक रोबस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये जो अटैक हुआ था इससे पहले ही काफ़ी जो है एविडेंसेस मिल गए थे गवर्नमेंट को या फिर एजेंसीज को कि कुछ बड़ा होने वाला है, बट जो इंटेलिजेंस है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाई कि दिल्ली जैसी सिटी में, ठीक है, ये केस हो सकता है। तो अब इनमें ये बोलते हैं कि जो काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें पॉलिटिकल ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी नीड करता है। ठीक है, कि आपको काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है, जो भी हमने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स बना रखे हैं, उनको इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी पड़ेगी, उनको टेक्निकल जो इनोवेशंस होते हैं उनसे उनको टेक्निकल इनोवेशन के लिए जो इकोनॉमिक फंड्स की ज़रूरत होती है वो भी देनी पड़ेगी। और बोलते हैं कि काउंटर टेररिज्म के लिए ना सिर्फ फंड्स और ये सब स्ट्रेटजीज ये मायने नहीं रखती है। एक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पॉलिटिकल विल, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी है विदाउट इंटेलिजेंस इज़ इनइफेक्टिव, और जो इंटेलिजेंस है वो विदाउट रियल टाइम एक्शन इज़ इनएडिक्वेट। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आप टेक्नोलॉजी भले ही ले जाओ लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के साथ इंटेलिजेंस नहीं है तब भी वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। और अगर आपने टेक्नोलॉजी भी ले आई, इंटेलिजेंस भी ले आई, लेकिन अगर रियल टाइम की मॉनिटरिंग नहीं है तो वो भी इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो ये हम इसको हम GS3 में जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो होता है अपना उसमें यूज कर सकते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है टीबी के बारे में। काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया। कुछ डाटा बताया गया है। इन 2024 इंडिया रिकॉर्डेड अराउंड 27.1 लाख टीबी केसेस एंड मोर देन 3 लाख डेथ्स, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि WHO की रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरियल है, कौन सी फंगस है, कौन सी वायरस से होती है।
तो टीबी के बारे में याद रखना, ठीक है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और नॉट दैट वाइल एलिमिनेशन, जो टीबी का एलिमिनेशन है, इज डिफाइंड एज लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर WHO की माने तो अगर आप बोलते हैं कि हमने टीबी को एलिमिनेट कर दिया है, तो आपकी जो 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब 10 लाख लोगों में, ठीक है, 10 लाख लोगों में सिर्फ एक केस होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आपने टीबी का एलिमिनेशन कर दिया है। इंडिया के बारे में बोला गया फिर एक फैक्ट, इंडिया इन 2024 was able to meet only half of the global milestones set for 2020, ठीक है। तो जो 2024 में है, जो ग्लोबल माइलस्टोन सोचा गया था, सेट किया गया था, उसका हम सिर्फ हाफ अचीव कर पाए। फिर आगे और दिया गया है, देयर हैज़ टू बी ए प्रोग्राम टू कंसल्ट ऑल स्टेक होल्डर्स। अभी एलिमिनेशन करने के लिए इन्होंने मैकेनिज्म्स बताए हैं कि वी हैव टू कंसल्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसे कि पेशेंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स, लैब्स, DOT मतलब डायरेक्टली ऑपरेटेड ट्रीटमेंट, जो कि शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो सेंटर्स होते हैं ऐसे DOT के शॉर्ट कोर्स के जो सेंटर्स होते हैं उनको, डॉक्टर्स, नर्स, रेगुलेटर्स, एवरीबडी टू लुक फॉर गैप्स एंड एड्रेस देम, कि हमें ये देखना है कि गैप्स कहाँ रह रहे हैं। इसके बारे में आगे भी बताया गया है कि गैप्स कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। फिर जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का जो कवरेज है, इसके बारे में बताते हैं कि एक BPAL रेजिमेन होता है, इनिशिएटिव था ये एक। क्या इनिशिएटिव था इसमें कि एक 6 महीने के लिए ओरल ट्रीटमेंट दिया जाएगा फॉर ड्रग रेजिस्टेंट TB, DRTB बोलते हैं जिसको, ड्रग रेजिस्टेंट TB। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें है बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड एंड लिंजोलिड, ठीक है। तो ये नाम बस थोड़े से एक बार देख लेना, एक बार, सो दैट कि आपको अगर ऐसा कुछ आता है तो रिमेंबर हो कि ये किससे रिलेटेड है। फिर इसमें बाद में M भी जोड़ा गया, जिसका मतलब होता है मोक्सीफ्लोक्सेसिन, ठीक है। तो ये जो है, ये इनिशिएटिव लिया गया था टीबी की, जो है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन जो प्रिपरेशंस है, चाइल्डहुड में टीबी है जो जिनको हो जाता है, आर स्टिल नॉट वेरी रेडिली अवेलेबल। तो ऐसे मैकेनिज़म्स हमारे पास है ही नहीं। आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास मैकेनिज़म्स का जो है वो कमी है काफ़ी ज़्यादा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स नहीं है, कि हमारे पास जो भी कॉमनली जो टीबी को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स अवेलेबिलिटी है वो भी कम है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि ए डिफ्रेंशिएटेड केयर मॉडल जो है वो बनाना पड़ेगा, वेयर मोर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू मोस्ट वल्नरेबल एंड वी कैन रिड्यूस द मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी, ठीक है। तो हमें ये डिफ्रेंशिएटेड केयर मॉडल एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो इसके रिस्क क्या क्या है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है देर आर सेवरल थिंग्स, आगे इन्होंने बताया देर आर सेवरल थिंग्स दैट सेट बैक इंडियाज फाइट अगेंस्ट टीबी। तो इन्होंने चैलेंजेस बताए हैं, ठीक है। पहला था इन्होंने जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक होता है, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज हमने डाइवर्ट कर दिए थे प्रोग्राम फॉर इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम कोविड-19 के मैनेजमेंट में जो थे उसमें ज़्यादा हमने जो फंड्स थे वो अलोकेट कर दिए, तो उसकी वजह से भी टीबी जो है वो कंटेन नहीं हो पाया। फिर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ अनदर चैलेंज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कंप्लीट होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा टीबी का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करते ही नहीं है, वो पहले ही भाग जाते हैं, ठीक है। दे स्टॉप ट्रीटमेंट मिडवे, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शंस होता है दे कैन बी ट्रांसमिटेड इन अदर कम्युनिटी, ठीक है। जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, ठीक है, एयर पोल्यूशन फर्दर वर्सन द आउटकम फॉर टीबी पेशेंट्स। तो दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे टीबी के केसेस और वर्सन हो जाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है
क्या क्या इनोवेशन चाहिए टीवी के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें। तो एआई इनेबल्ड हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस दैट कैन डिटेक्ट इवन एसिम्टोमेटिक टीबी केसेस। तो एसिम्टोमेटिक टीबी केसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। बाद में हम देखेंगे कि जब एसिम्टोमेटिक एक 100 डेज का कैंपेन चलाया गया था बाय गवर्नमेंट, ठीक है, लास्ट ईयर दिसंबर में। तो 100 दिनों में उन्होंने देखा कि टीबी के 8.61 लाख एसिम्टोमेटिक केसेस भी आए हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिनके सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको टीबी है। फिर इसमें बोला गया है कि आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम किया है कि जो डीबीटी स्कीम होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसके एवज में इन्होंने 500 का जो 500 रुपये का जो इनको दे रहे थे मंथली पर पेशेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, वो उसको बढ़ा के इन्होंने 1000 रुपये कर दिए हैं, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, लेकिन अभी भी एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है निक्षय मित्र प्रोग्राम, उसके अंडर में हम वॉलेंटियर्स जो है सीख कर रहे हैं, ठीक है। वॉलेंटियर्स जो होते हैं वो टीबी पेशेंट्स के लिए जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट का जो है वो जो है मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसमें काम का जो चीज़ है वो ये है कि टीबी का जो है एलिमिनेशन जो है वो कैसे किया जाएगा। उसके लिए हमें एआई इनेबल्ड कुछ हैंड एक्सरे डिवाइसेस चाहिए और न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर एक डिफरेंशिएटेड केयर मॉडल भी चाहिए, ठीक है। तो इस वे में आप इसको डायग्नोसिस करने के लिए, फिर डायग्नोसिस के लिए बीपीएल रेजिमेन या यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे काम का बनता है GS2 में और GS3 में। GS3 में तो डायरेक्टली जो है साइंस एंड टेक का अगर देख सकते हो, साइंस जो पार्ट है उसमें है। फिर इकोनॉमिक के केस में भी इसको देख सकते हो, और सोशल सिक्योरिटी का जो GS2 का पार्ट होता है वहाँ पे भी ये हमारे लिए काम का रहता है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में थोड़े चांसेस होते हैं इसमें कुछ डाटा फैक्ट यूज करके। मेंस में जनरली पर्टिकुलर डिजीज़ पे क्वेश्चंस कम आते हैं, अभी तक मैंने बहुत कम क्वेश्चंस देखे हैं। फिर अपना है DPDP जो रूल्स हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स, उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया है कि हमने एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ये बनाया है, एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेफ गार्डिंग द डाटा ऑफ इंडियंस ऑनलाइन। इसके लिए हमने DPDP एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में अगस्त 2023 में। तो ये करते क्या है, अब इसमें जो प्रोविजंस हैं काफ़ी सारे वो बताए रखे हैं कि दे गिव्स देयर मस्ट बी एक्सेस कंट्रोल एंड एनक्रिप्शन, ठीक है, अलोंग विथ सिक्योरिटी ऑडिट्स फॉर लार्ज फर्म्स। जो भी लार्ज फर्म्स होती है जो डाटा फिड्यूशरीज के रूप में काम करती है, उनको हमें एनक्रिप्शन और एक्सेस देना है, ठीक है। एक्सेस का उनके कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में बात की गई है इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। जो भी डाटा आप लोगों का यूज़ कर रहे हैं, आजकल फ़ोन में भी आपने देखा होगा, जब भी कोई ऐप हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा वो परमिशन मांगता है, ठीक है। अगर आपने परमिशन दे दिया कि उसको फ़ोटोज़ का परमिशन है, ठीक है, फिर वॉइस कैमरा का परमिशन है, ठीक है, फिर उसको वीडियोस का परमिशन है, स्टोरेज का परमिशन है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो हम परमिशन अगर देंगे तो वो हमारा डाटा जो है वो उस फर्म के पास चला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने यही जो कंसेंट होती है, जो कंसेंट हम देते हैं, उसी बेसिस पे वो हमारा डाटा यूज करते हैं। फिर इसमें आगे बोला गया है कि एक समरी भी देना है कि जो डाटा फर्म्स ने लिया है, हाउ दे विल यूज़ इट, कि वो कैसे इसको यूज़ करेंगे। फिर आगे बोला गया है एक राइट टू इरेज और मॉडिफाई डाटा। ये भी फर्म्स को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई अगर किसी का डाटा लग रहा है कि ब्रीच हुआ है, तो उस केस में उसको राइट टू इरेज और मॉडिफाई डाटा होना चाहिए, उसको पूरा हक है अपना डाटा इरेज करने का। और ये भी बोला गया है कि आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मान लो कि कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो ऐसे केस में
फर्म्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीट द डाटा दे हैव ऑन यूजर्स। जो भी उनके पास यूजर्स का डाटा है, जैसे मान लो कोई सिम एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। अब सिम क्या है कि एक ऐसी सिम है जो 1 ईयर से काम में ही नहीं आई, लेकिन वो एक्टिव पड़ी है, ठीक है। अब ऐसे केस में जो उसमें डाटा था यूजर्स का, उसके लिए ये बोल रहे हैं कि जो फर्म्स हैं, जो भी डाटा फिडुसरीज होती है, उनको जो है डाटा डिलीट करना है, उनके लिए ओब्लिगेशन है ये। फिर ये जो लार्ज फर्म्स होती हैं, जैसे कि रिलायंस मान लो, ठीक है, ठीक है, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, तो इनके लिए भी बोला गया है कि इनको एक डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना है, जो कि कंप्लाइंस की ये जो रूल्स हैं, ये जो एक्ट है, इसके जो प्रोविजंस हैं, ये कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर डीपीओ होना चाहिए हर बड़े फार्म में। फिर ये एक्ट जो है रेस्ट्रिक्ट करता है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड सर्टेन डाटा कलेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन। तो इसमें ये बोला गया है कि चिल्ड्रन का जो डाटा है वो नहीं कलेक्ट करना है, और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो है वो भी नहीं करनी है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर जेंडर के स्पेसिफिकली टारगेट करके कुछ जो है, जो लार्ज फर्म्स हैं वो डाटा प्रोटेक्शन के रूल लेके आए, ठीक है। फिर एक और चीज़ बोली गई है कि एक कंसेंट मैनेजर की पोस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। एक सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि कंसेंट मैनेजर भी होना चाहिए वहाँ पे। और एक बोला है कि अगर नॉन कंप्लाइंस होता है तो फाइन्स लगाए जाने चाहिए, जिसमें लिमिट बताई गई है 10,000 से 250 करोड़। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलना, ये वाला जो डाटा है 10,000 से 250 करोड़, कोई सोच भी नहीं सकता कि 250 करोड़ का फाइन लग सकता है। लेकिन जो थेफ्ट है डाटा का वो बहुत बड़ा हो सकता है, उस केस में 250 करोड़ कुछ मायने नहीं रखेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। तो इसमें बस यही होना चाहिए कि क्या रूल था, पार्लियामेंट में कब आया, ठीक है, और ये एक्ट के बारे में कुछ प्रोविजंस जो हैं इसके। फिर इसमें बोला गया है जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, दैट विल ओवरसी द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड विल बी ए सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ मेइती। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वो किस फर्म के अंडर, किस ऑफिस के अंडर काम करेंगे, फर्म नहीं सॉरी, ऑफिस के अंडर रहेंगे, और उसमें कितने मेंबर रहेंगे। तो ये जो डीपीबीआई की जो बॉडी है, इसके 4 मेंबर्स होंगे, और ये मेइती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, उसके अंडर में ये काम करेंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी आई थिंक, तो उसके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। एंड अमेंडमेंट में कंट्रोवर्सी थी, आई थिंक ये मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे कोई काम का लगा नहीं, कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो एक प्रोविज़न है जिसमें ये बात कर रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे कुछ इसमें कंट्रोवर्सी है, तो लेकिन मुझे काम का नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो है पॉक्सो एक्ट इज़ जेंडर न्यूट्रल बाय डिज़ाइन। तो हुआ क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जहाँ पे एक वुमेन को अक्यूज्ड माना गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में अगेंस्ट ए माइनर बॉय, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 वाला, ठीक है। तो द जो पेटिशनर था उन्होंने क्लेम किया कि दिस प्रोविज़न जो है पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 3 है, जहाँ पे क्या है ना, एक वर्ड है ही, ठीक है। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ही वर्ड है ये मेल के लिए है, ये वुमेन के लिए नहीं है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये जेंडर स्पेसिफिक है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं है, इसमें द टेक्स्ट सपोर्ट्स जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है। इसमें बोला गया है द टेक्स्ट ऑफ द एक्ट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन टू मेल ऑफेंडर्स, कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता है वो सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, वो फीमेल वुमेन्स भी कर सकती है। आगे इसमें बताया गया है, इसमें फिर ये बताया गया है कि ये जो ही का जो क्लोज है
कि ही क्या मतलब होता है ही का, वो एक जगह और है, जनरल क्लोजेज जीसी एक्ट 1897, उसका सेक्शन 13(1), वो स्टेट करता है वर्ड्स इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो भी वर्ड्स इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर होता है, जो मैस्कुलाइन जेंडर को सपोर्ट करते हैं, लाइक ही हो गया, ठीक है, और भी जो ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश का जो मैस्कुलाइन जेंडर को सपोर्ट करता है, वो फीमेल के लिए भी लगेगा। तो उन्होंने यही बोला है कि हेयर ही इंक्लूड्स सी ऑल्सो। ठीक है, फिर कुछ पहले, इसके पहले भी कुछ जजमेंट आए थे या कुछ केसेस हुए थे जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि है, उन्होंने एक रिटर्न रेस्पॉन्स दिया था। कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में, 2020-24 की बात है, दिसंबर में। तब भी उन्होंने बोला था कि ये जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, ये जेंडर न्यूट्रल है। फिर एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019 में आया था। ठीक है, 2012 में एक्ट आया था, फिर उसका अमेंडमेंट के लिए 2019 में बिल आया था। उसमें भी यही बोला गया है कि ये जो एक्ट है जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन एक और चीज़ आगे हम देखते हैं कि जो रेप की डेफिनेशन है, जो कि सेक्शन 63 आती है भारतीय न्याय संहिता में, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ए मैन कमिट्स रेप इफ ही कमिट्स सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट ए वुमेन। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि ए मैन कमिट्स रेप। ठीक है, ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट, इसमें कहीं नहीं मेंशन है। ठीक है, तो ये, और इसमें ये बोला गया है कि ये जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजन है रेप के अगेंस्ट, रेप के बारे में। ठीक है, बाकी इसके बाद दिया गया है कि एक साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2004 का केस है। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑफन इन्वॉल्व्स ए वाइड रेंज ऑफ सेक्सुअल कंडक्ट बियॉन्ड पिनाइल वजाइनल इंटरकोर्स। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि जो वाइड रेंज ऑफ सेक्सुअल कंडक्ट्स हो सकते हैं चाइल्ड अब्यूज के लिए। ठीक है, और जो पैटर्न होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, वो भी डिफर कर सकता है। इसके बाद इन्होंने यही बोला है कि वुमेन कैन एंड डू कमिट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है, वहाँ पे ये हम इस एक्ट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, और GS2 में भी ये जो है, जो जेंडर्स, जहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आती है या जेंडर स्पेसिफिक जो प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं, उनकी बात आती है, तो वहाँ पे ये आप देख सकते हो। इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वो लिख सकते हो इस बारे में। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए भी अगर कोई पूछे कि पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है या नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ से पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट आर्टिकल जो है, शशि थरूर जी ने लिखा है। इसमें काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस इन्होंने बताए हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये ऑलरेडी बार बार जो है न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। फिर भी हम इसमें कुछ डाटा फैक्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी कॉस्ट इंडिया में पड़ती है 1.36% ऑफ इट्स GDP एनुअली, और रफली अगर काउंट करें इसको, $36.8 बिलियन का जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर आता है ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, और प्रीमेच्योर डेथ की वजह से जो भी होता है। तो ये डाटा आप याद रख सकते हैं, ये डाटा या फैक्ट के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं फॉर एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, फिर इसमें आगे बताया गया है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ, मतलब 3 फैक्टर्स बताए गए हैं पोल्यूशन के। पहला है कि दिल्ली का जो स्पेशली पोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पे, वो है, तो पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर में बोला है कि दिल्ली की ज्योग्राफी इटसेल्फ इज ए लाइबिलिटी। द सिटी लाइज इन ए बेसिन लाइक फॉर्मेशन फ्लैंक्ड बाय द अरावली हिल्स विच रेस्ट्रिक्ट एयर फ्लो
एंड प्रिवेंट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डिस्पर्सिंग इजीली। फिर इन्होंने बोला है कि सेकंड फैक्टर होता है मेट्रियोलॉजिकल या फिर जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर बोल सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी हाई प्रेशर सिस्टम्स सेटल ओवर नॉर्दर्न इंडिया लीडिंग टू टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, तो आपने काफ़ी बार देखा होगा टेम्परेचर इन्वर्जन ज्योग्राफी में यूज होता है। ठीक है, ए फिनोमिना वेयर कूलर एयर नियर द सरफेस इज ट्रैप्ड बीनीथ वार्मर एयर अबाउ। दिस इन्वर्जन कपल्ड विथ लो विंड स्पीड्स लॉक्स pollutants close to the ground turning दिल्ली into a bowl of poison। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से भी दिल्ली में जो है वो प्रॉब्लम्स है, और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, अरावली हिल्स भी है, इवन जो है जो एयर का रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है तो वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं पोल्यूटेंट्स। और ऑब्वियसली मैन मेड फैक्टर्स तो होंगे ही, जैसे जो दिल्ली एनसीआर है उसमें 3.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। ठीक है, डीजल के ट्रक्स, टू व्हीलर्स, एजिंग बसेस जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और PM 2.5 पार्टिकल्स जो एयर में लाती है, तो वो एक अलग ही है। फिर भी अगर हम देखें कि BS6 स्टेज वाले हमने नॉर्म्स लाए थे दिल्ली के लिए कि BS6 स्टेज के जो व्हीकल्स हैं वही यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो एनफोर्समेंट है BS6 का जो है वो अभी भी पैची है। फिर रैपिड अर्बनाइजेशन, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है कि जो PM 2.5 का जब हमारा एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट करते हैं उसमें जो 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डेब्रीज और डस्ट का जो होता है अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो उसका इतना परसेंट तो सिर्फ इनकी वजह से आ रहा है। फिर जो फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स है नियर बाई स्टेट में या फिर दिल्ली के आसपास या दिल्ली में खुद में, वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और अदर टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं। और इवन आल्सो जो फैक्ट्रीज़ हैं ये आर दे यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड लैक इमिशन फिल्टर्स, उनके पास इमिशन फिल्टर्स भी नहीं है। फिर स्टबल बर्निंग, इसके ऊपर तो पूरा गाज रहता ही है कि स्टबल बर्निंग ही सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो मैन मेड रीजंस है इन्होंने 3-4 रीज़न बताए हैं। फिर ग्लोबल मेजर्स क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है कि वी नीड ए जॉइंट क्लीन एयर मिशन। ठीक है, बैक्ड बाय साइंटिफिक एक्सपर्टीज, एम्पावर्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्रिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बारे में अभी बोला भी है इन्होंने कि जो हरियाणा है, ठीक है, यूपी है, राजस्थान है और दिल्ली है, यहाँ पे सब जगह जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अब तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल से फंड भी आ सकता है, तो रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं पोल्यूशन पे। फिर लंदन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिसे पी शॉपर सुपर स्मोक करके एक है उसके नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने क्या है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अल्ट्रा लो इमिशन जोन। ठीक है, पोल्यूटिंग व्हीकल्स को चार्ज किया एक्स्ट्रा और इंसेंटिवाइज किया इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, ईवीज को, तो उसकी वजह से आज लंदन में पोल्यूशन कम है। ठीक है, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा किया। लॉस एंजलिस की बात की जा रही है। ठीक है, स्ट्रिक्ट व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स। अब इन जो सिटीज़ ने जो किया था उसको यहाँ पे हम पॉइंट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रा लो इमिशन जोन्स। ठीक है, फिर आ गया स्ट्रिक्ट व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स। थर्ड, क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजीज। फोर्थ, रीजनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, रीजनल कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये नहीं है कि पंजाब पे पूरा ब्लेम थोप दो या हरियाणा पे थोप दो। ठीक है, सब रीजनली जो आसपास के स्टेट्स हैं सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर बीजिंग का भी एग्जांपल दिया मैंने, कुछ दिनों पहले एक लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि बीजिंग में 2008 के आसपास काफ़ी ज़्यादा उसको में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है AQI वो बताते हैं कि 800 से ऊपर 800 प्लस हो गया था। ठीक है, और इसीलिए उसको इनफेमस हो गया था एयरपोकैलिप्स के लिए। ठीक है,
तो इसलिए उसको एयरपोकेलिप्स बोला जाने लगा। लेकिन जब उनके वहाँ पे एक ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक आई थिंक या कौन सा था, तो उस ओलंपिक से पहले उन्होंने पूरा बीजिंग सिटी को क्लीन कर दिया। और कैसे किया, उन्होंने मल्टी ईयर एक्शन प्लान लिया कि 2008 से लेके हम 2012 तक मान के चलो या 13 तक, ये 5 साल का इन्होंने टाइम लिया। इस 5 साल में हम इतना इमिशन कंट्रोल करेंगे। फिर इन्होंने 3 साल का टाइम लिया, ठीक है, इन 3 साल में हम ये करेंगे। फिर 1 साल का टाइम लिया। तो एक लेयर्ड फॉर्मेट में मल्टी लेयर एक्शन प्लान बनाया। फिर रिलोकेट किया पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को, बैन किया कोल का प्रोडक्शन इन अर्बन एरियाज एंड रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग डिप्लॉय किए, ठीक है। तो ये सब काम के जो पॉइंट्स हैं ये हम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने बोला है कि दिल्ली अर्जेंटली नीड्स ए यूनिफाइड एयर शेड मैनेजमेंट प्लान, जिसमें दिल्ली एनसीआर को एक सिंगल पोल्यूशन जोन माना जाएगा। ये नहीं है कि दिल्ली दिल्ली में ही बस पोल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर रीजन जो पूरा है, ठीक है, उसको पूरे को एक पोल्यूशन जोन माना जाएगा, सो दैट कि वहाँ पे पूरे एरिया में एक साथ इम्प्लीमेंटेशन के काम हो सके, पॉलिसीज़ बनाई जा सके। फिर इन्होंने बोला कि ईवी अडोप्शन को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा, मेट्रो एक्सपेंड करने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिक बसेस, वही बात होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करना। तो ऐसे करके ये इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। फिर डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स, बहुत अच्छा पॉइंट है, डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ओपन वेस्ट बर्निंग जो होती है उसको बैन करना पड़ेगा, ठीक है। और फार्मर्स को ना सपोर्ट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो होती है उसका एक्सेस के लिए, ठीक है। फिर हैप्पी सीडर्स और बायो डिकम्पोजर्स, उसका एक्सेस देना पड़ेगा, जो सो दैट कि वो स्टेबल बर्निंग जो इशू है उसको मैनेजमेंट किया जा सके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ ए बिहेवियरल इशू। पॉल्यूशन इज़ नॉट जस्ट ए गवर्नेंस इशू, इट इज़ ए बिहेवियरल वन, ठीक है। कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, स्कूल्स में प्रोग्राम करने पड़ेंगे, कम्युनिटीज़ को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और ये एक तरह से शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी सिंगल इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी हैव टू वर्क एज ए नेशन, एज ए होल, एज ए नेशन, ठीक है, तब जाके पोल्यूशन में कंट्रोल हो पाएगा। सो ये जो आर्टिकल है इसको हम GS1 में और GS3 में यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर राइटिंग। आप इसमें से डाटा भी याद कर सकते हो और कुछ काम के जो है, अब इंटरव्यू के लिए भी ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिल्ली पोल्यूशन, और क्या बेटर हो सकता है, क्या यूनिक पॉइंट्स आप सजेस्ट करोगे, तो उस केस में हम ये वाले पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।